अशिक्षित, कमज़ोर, गरीब वर्ग के लोग टिर्री संचालक या टिर्री चला रहे हैं, वहीं बड़े वाहनों पर विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। एक तरफ 10 टिर्रियों को पकड़ेंगे तब भी 1 लाख नहीं कमाएंगे, और अगर एक हाइवा को पकड़ेंगे तो 1 लाख तक कम से कम पेनल्टी लगनी है। ऐसे में कहाँ हीला हवाली हो रही है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी। आज आया हूँ मैं अलीगढ़ के ITO साहब के पास, श्री दीपक कुमार शाह, संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़। जैसा कि आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, सूबे के मुखिया आदरणीय योगी जी ने संभागीय परिवहन अधिकारियों की कमर थपथपाई है, क्योंकि इन्होंने एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। अनुशासन, वाहन चलाते समय अनुशासन बनाने के लिए भी प्रयास किया है, और वहीं पर गलत तरीके से वाहन चलाने में पनिशमेंट पर भी एक अच्छी कमाई की है। सर, आपका थोड़ा सा परिचय दे दें सर। मैं दीपक कुमार शाह, RTO अलीगढ़, आप सबको सादर धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। यातायात नियमों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर सेमिनार हो रही हैं, सड़कों पर, चौराहों पर बच्चों को, ऑटो वालों को, टिर्री वालियों को, बस वालों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अगला कदम क्या है सर आपका? अभी तो देखिए, हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक पूरे 1 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो हमारे ई-रिक्शा हैं, ऑटो ई-रिक्शा हैं, या अन्य इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं जो अनधिकृत संचालित हो रही हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे 1 महीने का, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। और इसी कड़ी में चूँकि हमारा विभाग पिछले 1 साल में सबसे पहले नंबर पर रहा है अन्य विभागों की तुलना में, तो उसको भी एक पार्टी के रूप में हम लोग मना रहे हैं, चाय पार्टी की जा रही है, और सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि इसी तन्मयता के साथ वो काम करते रहेंगे। पूरे शहर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। एक सरल सा सवाल है सर, जनपद अलीगढ़ में लगभग वाहनों की संख्या क्या होगी सर? हमारे यहाँ नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी होती है, जिसमें जो आम व्यक्ति यूज़ करता है उसे हम नॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मीन्स साधारण गाड़ियाँ जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये अपनी तरह की गाड़ियाँ होती हैं जो हम साधारण यूज़ में लाते हैं, इनको हम नॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इनकी संख्या लगभग हमारे यहाँ 9,71,000 के आसपास है। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि ई-रिक्शा है, या बसेज़ हैं, ट्रक हैं, ऑटो हैं, इनकी संख्या हमारे यहाँ लगभग 46,800 के आसपास हैं। और इसी क्रम में हम लोगों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई-रिक्शा जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ संचालित होते हैं, और उनके कारण कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा के साथ साथ असुविधा भी होती है। ई-रिक्शा वाले कृपया इस चर्चा को गौर से सुनते रहें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है और आपके बहुत सारी काम की चीज़ें इसमें सुनने को मिलेंगी। सर, अभी आपने वाहनों की संख्या बताई, वाहनों की संख्या के बाद आते हैं हम सर ड्राइविंग लाइसेंस पर। प्रतिवर्ष लगभग कितने नए ड्राइविंग लाइसेंस धारक आपके संपर्क में आ रहे हैं और लाइसेंस बनवा रहे हैं सर? एक बहुत बड़ी संख्या आती है। उसके लिए अब तो सरकार ने बहुत सारी सेवाओं को ऑनलाइन के साथ फेसलेस भी कर दिया है कि वे घर बैठे बैठे जो है लाइसेंस की सेवाएं ले सकते हैं। लाइसेंस से रिलेटेड जितनी सेवाएं हैं, वाहन से रिलेटेड जितनी सेवाएं हैं, रजिस्ट्रेशन, और ये एक अलग इशू है, आप इस पर बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, जानकारी दे दूंगा। बट एक बहुत बड़ी संख्या जो है यहाँ आती है, और वो टेस्ट को पास करते हैं वेबसाइट पर जाकर, और इस संबंध में अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो हमसे ले सकता है। ये सब सरकार पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन कर रही है। नियम अनुसार उपभोग जिसको आवश्यकता है लाइसेंस की, वो पहुंचता है, 200, 250, 300 जो भी सरकारी फ़ीस है उसके साथ में वो देता है। लेकिन स्वयं जो डिजिटल फॉर्म भरना है कंप्यूटर पर, उसको कुछ और लोग भर रहे हैं, और सर 1,500 रुपये तक उसकी फ़ीस ले रहे हैं। ऐसे में आम जन को क्या करना चाहिए सर? आम जन को एक सिंपल बात हम बताएं कि किसी से भी भरवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जन सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं, और वहाँ उनसे समझते हुए बहुत आसानी से आप भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ARTO से संपर्क कर सकते हैं, RI से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। फ़ीस केवल और केवल 1,000 रुपये है, टेस्ट फ़ीस 300 के आसपास है।
तो आप बहुत आसानी से करा सकते हैं, कोई समस्या हो मुझसे मिल सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा हमने पिछले दिनों सुना था कि 15 वर्ष तक के जो वाहन हैं उनको स्क्रैप में बेच दिया जाएगा, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। क्या जनपद अलीगढ़ में इस तरीके से कुछ स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं सर? हाँ, जनपद अलीगढ़ में बनाए गए हैं। और चलते हैं सर, आपका लगातार घमासान चल रहा है यातायात नियमों को पढ़ाने का, समझाने का। लगभग 2017 में डीएम साहब, कमिश्नर साहब के साथ संयोग से मैं भी था उस मीटिंग में। वहाँ पर तय हुआ था कि जो कठपुला है यहाँ से प्राइवेट वाहनों की आवाजाही नहीं होगी, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो रहा था, अक्सर दुर्घटनाएं हो रही थी। लेकिन देखने में आ रहा है सर, एनसीआर के पर बने हुए हैं परमिट, और वो अलीगढ़ तक बसेज आ रही हैं और लगातार अप एंड डाउन हो रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग की नज़र उधर क्यों नहीं पड़ रही सर? एक्चुअली में देखिए, इस संबंध में पत्र भी लिखा जा चुका है, और हमारे जितने भी परिवहन के साथी हैं, आरटीओ हैं, मैडम हैं, उनकी तरफ से भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। ये आरटीओ प्रवर्तन हैं, पीटीओज़ हैं, सबको इस संबंध में पत्र लिखा गया है और निर्देश जारी किए गए हैं कि इस संबंध में जितनी सघन कार्रवाई हो सके उसे करना सुनिश्चित करें। दूसरा भाई, रोडवेज का प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है सर, इसलिए इस सवाल को पूछने की आवश्यकता थी सर। सरकारी खजाने का लाभ प्राइवेट वाहन उठा रहे हैं सर। प्राइवेट और जो रोडवेज़ हैं, इन सब का एक अच्छा संतुलन होना ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से दोनों ही ज़रूरी हैं। सरकारी भी ज़रूरी है, उसके साथ प्राइवेट भी ज़रूरी है। तो इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखा जाएगा जो आपकी बात है उसमें कितना संतुलन हम बना सकते हैं। संतुलन बनाकर वाहन चलाने के दौरान नियमों का पालन करके जागृति की ओर हमें सर आगे बढ़ना है। अभी सर देखने में आ रहा है कि जो ऑटो चालक हैं या बैटरी रिक्शा चालक हैं, बड़ी तादाद में हर ओर चेकिंग अभियान, हर ओर भगदड़, हर ओर पनिशमेंट, पेनल्टी, ये सिलसिला लगातार जारी है। वो सर अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, दुर्बल हैं, दिव्यांग हैं, और कहीं कहीं तो देखने को मिल रहा है सर जो बच्चे वाहन चलाने, खेलने कूदने की उम्र है, वो टिर्रियाँ चला रहे हैं। ऐसे में विभाग की क्या कार्रवाई चल रही है और क्या संदेश दे रहे हैं आम जन को सर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक अभियान भी चल रहा है, उनकी तरफ से विभाग चला रहा है। तो इसमें केवल हमें ये कहना है कि सबसे पहले वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि जुगाड़ वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनको एनी हाउ करके असेंबल करके लोग चला रहे हैं, ये उन्हें ज़्यादा आसान लगता है। और आपकी ये बात भी सही है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। कई लोग तो ऐसी केसेस में होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्रतिदिन का अपने लिए जो है खाने का भी जुगाड़ कर पाएँ, खाने की भी व्यवस्था कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में मुझे यही कहना है कि सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना आपको कोई टैक्स देना है, ना कोई परमिट की आवश्यकता है, केवल जो है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में भी कोई टैक्स नहीं, केवल फ़ीस जमा करना है, वो भी बहुत नॉमिनल है, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बीमा कराना है और लाइसेंस रखना है, और सभी प्रक्रियाएं बहुत आसान हैं। अगर किसी को भी कोई समस्या हो रही है किसी भी मैटर पे, तो वो मुझसे मिल सकता है, हम उनकी मदद करेंगे। एजेंसी से भी हम मदद करेंगे, और भी कई सारी योजनाएं हैं, हम उनको पूरी तरह से सहायता करेंगे। सर, सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए, जन जागृति के लिए जो प्रति माह, प्रति वर्ष जो प्रयास किए जा रहे हैं, जन जागृति करने में आप कामयाब हो रहे हैं, और कितनी टीम, कितनी टोलियां, कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी मिलकर इस मुहिम को सड़कों पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ जो है सड़क सुरक्षा पाक्षिक पखवाड़ा भी मनाया जाता है, सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाता है, और लोगों को बार बार हम ये बताने का प्रयास करते हैं, या परिवहन विभाग ये बताने का प्रयास करता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस चीज़ों में पूरा हमारे यहाँ पम्पलेट है, पूरी बुकलेट है। हर महीने हम एक बैठक करके डीएम साहब की अध्यक्षता में, एसपी साहब के निर्देशन में, और जितने भी एक टीम है जो इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी, एजुकेशन, हर मामले में हम बताने का प्रयास करते हैं कि कृपया वे नियमों का अनुपालन करें।
जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उन सब के अपने अपने नियम हैं, जो भी रोड इंजीनियरिंग है उसके अपने नियम हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग मीटिंग क्यों करते हैं? मीटिंग केवल इसलिए करते हैं ना कि हाँ उसको हम धरातल पर उतार पाएँ। क्यों? क्योंकि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो। हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या जो होती है मोटरसाइकिल की होती है, बाइक की होती है, स्कूटी की होती है और टू व्हीलर्स की होती है। ऐसे केस में हमें पता है कि अच्छे तरीके से अगर हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं तो हेलमेट हमें पहनना चाहिए, या जिसे हिंदी में सुरक्षा टोप कहते हैं, पहनना चाहिए। बट क्या हम पहनते हैं? कई बार हमने खुद जब हम लोग चेकिंग करते थे तो हमने ये देखा कि लोग पहनते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि हाँ हमें सही होती है कि लोगों को पास में ही जाना है, दवा लेनी है, या बहुत लोगों को पास में किसी काम से जाना है तो उन्हें लगता है कि हम क्यों पहने, या दूर भी जाना है तो हम क्यों पहने, हमें जो भी है परेशानी है नहीं मिल पाया। टू व्हीलर में दोनों लोग आगे पीछे बैठे रहते हैं। बहुत लोगों की ये भी समस्या होती है कि क्या पीछे को ज़रूरी नहीं है पहनना, या है या नहीं ज़रूरी है। तो चोट तो सबको लगती है ना, जो आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि टू व्हीलर जो भी लोग हैं सब जो है हेलमेट का प्रयोग करें, ISI मार्क के हेलमेट का प्रयोग करें। कभी भी अगर फोर व्हीलर या इससे अलग इस तरह की कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीट बेल्ट आपकी दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। कभी भी नशे की स्थिति में वाहन को ना चलाएं। हमारे यहाँ ब्रीथ एनालाइज़र है, रोडवेज़ में ब्रीथ एनालाइज़र है, सब चीज़ें चेक की जाती हैं। ड्राइविंग करने वाला कहीं नशे की स्थिति में तो नहीं है, पान मसाला गुटखा तो नहीं खाए हुए है, या किसी प्रकार के मद्य पदार्थ का तो सेवन नहीं किए हैं। क्या गुटखा खाना भी अलाउ नहीं ड्राइविंग के दौरान? ऐसा ये है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपनी नींद को दूर करते हैं जी। ये कई लोगों का सोचना है। मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ हो हाँ, मैंने सुना है कि मुंह चलाते रहने से थोड़ा नींद नहीं आती। हाँ, ऐसा कुछ हमें भी लगता है। बट कितनी सच्चाई है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो इस चीज़ को मैं खुद भी समझना चाहूँगा कि क्या ये ज़रूरी है कि नहीं है। धन्यवाद, आपने इन चीज़ों को पूछा। और भी कुछ अगर जानकारी लेना सर, 15 वर्ष पुराने जो व्हीकल्स हैं, 15 वर्ष पुराने वाहनों की नई पॉलिसी के द्वारा नष्ट किए जाने वाले उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा? जो वाहन अपने स्क्रैप करा देंगे उनको सरकार द्वारा कोई लाभ मिलने की बात चल रही थी। वाहन जो 15 साल से ऊपर का है उसे सड़क पे वो सुरक्षित नहीं है, किसी के भी जान ले सकता है या किसी को भी कोई खतरा पहुंचा सकता है। तो इसके अतिरिक्त अगर आप कोई नया वाहन लेते हैं तो उस पर जो है आपको लाभ होगा, वो थोड़ा सा मैं देख लूँगा। आप हमारे साथ हैं दीपक शाह साहब, और बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और चूंकि सवाल आपके हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। सर, नुमाइश ग्राउंड की तरफ से जब हम प्रातः मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो वहाँ ओवरलोडेड डंपर वाहनों को देखते हैं, जिनके ना तो सर नंबर होते हैं और ना ही साइज से 2-2 फीट ऊपर होते हैं। उनका ना तो नंबर होते हैं और उसके साथ ही बॉडी के 2 फीट ऊपर लोडिंग होती है माल की, और साथ में ही पानी डालकर उसका वजन बढ़ाया जाता है। जहां एक ओर अशिक्षित, कमज़ोर, गरीब वर्ग के लोग टिर्री संचालक या टिर्री चला रहे हैं, वहीं बड़े वाहनों पर विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? एक तरफ 10 टिर्रियों को पकड़ेंगे तब भी 1 लाख नहीं कमाएंगे, और अगर एक हाइवा को पकड़ेंगे तो 1 लाख तक कम से कम पेनल्टी लगनी है। ऐसे में कहाँ हीला हवाली हो रही है सर? जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, प्रश्न सही है, और कहीं ना कहीं ये विभाग की ही कमी कही जाएगी कि इस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। बट मैं इसको देखूंगा, आपका प्रश्न ठीक है, और इस पर देखकर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गरीब व्यक्ति है, उसका 5,000 का चालान टिर्री का किया, और जब वो सर ऑफिस आता है और कहता है किसी से कि सर मेरा ये चालान बढ़ गया है, इसको थोड़ा कम करा दो, तो वो सर 5500 से कम होने की जगह सर 15,000 का हो जाता है। सर ऐसे में और टिर्री संचालकों को या 500-400 रुपए की टिर्री किराए पर लाता है वो एक गरीब आदमी को, एक कैसे मरहम लगाएंगे सर? कोई ऐसा उपाय तो करिए जो लोग अपने परिवार का भरण पोषण करें। उन्होंने आपको नंबर 1 तो बना दिया, 75 जिलों में अलीगढ़ के दीपक शाह साहब को रेवेन्यू कलेक्शन में एक नंबर 1 तो दिया, अब उन गरीबों को क्या गिफ्ट के रूप में देंगे सर? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो ई रिक्शा चालक हैं
वो सबसे पहले अपना लाइसेंस बना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है और लाइसेंस के कारण जुर्माना बढ़ जाता है उनका। तो जब लाइसेंस बनवा लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी खुद की चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। चीज़ और कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चालान हो जाएगा। मैंने सुना है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे पास लाइसेंस बन जाएगा तो ये होगा कि चालान नहीं होगा। बट सही चीज़ ये है कि केवल चालान ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपके पास सारी पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास सुरक्षित रूप से चलने के लिए रोड पर आपका अपना पेपर्स, गाड़ी के पेपर, हेलमेट, ये सब आपके पास होने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित है। सर्वे में आ रहा है जब से हाईवेज बन रहे हैं, स्पीड बढ़ी है, वाहनों की स्पीड बढ़ी है, बाइक्स की स्पीड बढ़ी है और सरकार प्रयास कर रही है कि कृपया धीमे चलें, सुरक्षित घर पहुंचे। ऐसे में हाईवे और ताना बाना जो लगातार आधुनिकता की दौड़ में वाहन बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, ऐसे में दुर्घटना का जो ग्राफ था वो पहले में और आज 2025 में या 24 में किस लेवल तक डाउन हुआ या सर बढ़ा? और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू से जो दुर्घटनाएं हुई हैं इनमें एक वेव टाइप का है, कभी कम होती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। तो अभी मैं आपको अगर आंकड़े की बात करूं तो आंकड़ा यही कहता है कि बीच के कुछ सालों में, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो बीच के कुछ सालों में थोड़ा सा घटा भी है और फिर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब जो चीज़ें हम चाहते हैं ये नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण बेसिक ये है कि जो रोड्स हैं, ये रोड की संख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ। जितनी संख्या बढ़ रही है, जितने लोग बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग अगर ठीक हो जाए, रोड इंजीनियरिंग, तो ये दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैं नोएडा में था, तो नोएडा में इतनी ज़्यादा रोड्स हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, इतने ज़्यादा हाईवेज़ हैं कि वहाँ पर दुर्घटनाएं बढ़ती भी हैं और अगर ठीक प्रकार से किया जाता है तो उनमें सुधार भी होता है। तो ग्राफ सरकार की जो मुहिम है प्रचार प्रसार की, उससे लाभ मिल रहा है? हाँ जी, लाभ मिल रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी सहयोग करता है। बहुत सारी चीज़ों में परिवहन, यातायात, पुलिस और भी कई सारे विभाग हैं, NHAI, और ये सब लोग मिलकर जो है चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ये हमारे विभाग का प्रचार वाहन है और इसमें लोगों को ये बताया जाता है कि किस प्रकार जो है विभाग काम कर रहा है और किस प्रकार हम उनका सहयोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे यही मुहिम जो है पूरे ज़िले में और फिर ज़िले के अन्य दूसरे शहरों में ये चलता रहता है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहिम चला जा रही है जनता को जागरूक करने के लिए। गली डगर, नगर, शहर, तहसीलों तक जन जागृति का जो अभियान चल रहा है, जिसको करोड़ों लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं और आमतौर पर देखने को मिल रहा है जो युवा हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो गाड़ी को रौंदाते हैं बहुत तेज़ी से। उनको गति के हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए। जब हमारे हाथ पैर सुरक्षित होंगे तो हम अक्सर बहुत सारी गाड़ियों पर घूमेंगे और बहुत सारी गाड़ियों का आनंद लेंगे। जो लोग सीमा को पार कर कर वाहन को दौड़ाएंगे तो उनके आगे परिवहन विभाग क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, मेरे साथ में से दीपक कुमार शाह साहब, जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि जनपद वासी सुरक्षित रहें, वाहन चलाने के नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने परिवारों तक पहुँचें। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूँगा।